अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विद बुशरा। आज के इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सेक्शंस डिस्कस करेंगे। इन सेक्शंस की काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने सोचा है आज इन सेक्शंस को मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर देती हूँ। But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Contract Act 1872. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 178 को। सेक्शन 178 बेसिकली डील करता है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब सबसे पहले अगर हम सेक्शन 178 के टाइटल को देखें तो इसमें जो वर्ड यूज हुआ है मर्केंटाइल एजेंट, ये थोड़ा आपके लिए न्यू वर्ड है। नाउ हु इज दैट मर्केंटाइल एजेंट? मर्केंटाइल एजेंट इज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है और ये कहा गया है कि मर्केंटाइल एजेंट इज सिंपली द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। कोई भी ऐसा बंदा जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसके लिए कोई काम कर रहा है, उसके तमाम अमूर सरंजाम दे रहा है, उसको हम कहते हैं मर्केंटाइल एजेंट। सिंपली एजेंट की डेफिनेशन के अंदर ही आता है। तो इस सेक्शन में क्या कहा जा रहा है कि क्या मर्केंटाइल एजेंट प्लेज कर सकता है, क्योंकि मर्केंटाइल एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है। दैट मर्केंटाइल एजेंट इज नॉट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज नॉट द ऑनर ऑफ द गुड्स। तो क्या अगर जब वो ऑनर नहीं है तो क्या जब वो प्लेज करता है तो उसकी इस प्लेज को वैलिड कंसिडर किया जाएगा या नहीं? क्या उसकी ये प्लेज वैलिड होगी, क्या उसकी ये प्लेज वैलिड नहीं होगी? ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इस सेक्शन के अंडर। अच्छा, सेक्शन 178 की वर्डिंग पर अगर हम आए तो सेक्शन 178 में पहली बात क्या की गई है कि मर्केंटाइल एजेंट वो बंदा जिसके पास अपने ऑनर की, अपने प्रिंसिपल के गुड्स की पोजेशन है और पोजेशन होने के साथ साथ ही हैज ऑल्सो द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल से मुराद क्या है कि एक तो उसके पास गुड्स की पोजेशन है, गुड्स की पोजेशन होने के साथ उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो टाइटल के वो डॉक्यूमेंट्स जिनमें उस बंदे की ऑनरशिप को डिस्कस किया गया है, यानी कि ऑनर कौन है? प्रिंसिपल है। पहली बात। दूसरी चीज, इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि मर्केंटाइल एजेंट के पास जब गुड्स की पोजेशन है तो वो किसकी कॉन्सेंट से है? क्या वो अपनी मर्जी से उसने गुड्स पोजेस की हुई है? नो, उसके पास उसके ऑनर की कॉन्सेंट है, तब उसने ये डॉक्यूमेंट्स और ये गुड्स को अपनी पोजेशन में लिया हुआ है। अब ये दो बातें तो हो गई, मर्केंटाइल एजेंट के लिए ये कंडीशंस फुलफिल होनी लाजमी है। अब तीसरी बात जो इस सेक्शन के टाइटल में कही गई है, प्लेज। अब तीसरी बात में क्या कह रहा है कि अगर मर्केंटाइल एजेंट कोई काम करता है, इफ मर्केंटाइल एजेंट वर्क्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब इससे मुराद क्या है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से? यानी कि अगर वो मर्केंटाइल एजेंट अपना काम करते हुए अगर वो प्लेज करता है, यानी यहां पर क्या है कि अगर वो कोई चीज गिरवी रखवा रहा है किसी के पास, तो क्या ऐसी प्लेज वैलिड है? अब मर्केंटाइल एजेंट कौन हो गया? वो पॉनर हो गया या प्लेजर हो गया जो गुड्स दे रहा है। अब जिस बंदे को वो गुड्स दे रहा है वो कौन बन गया हमारे पास? वो पॉनी, और वी कैन से दैट पर्सन इज प्लेजी। अब जब उसने वो गुड्स उठा के ऑनर की गुड्स जब उस बंदे को दे दी और उस बंदे से कुछ कर्ज ले लिया, अब जो यहाँ पर पॉनी या प्लेजी है उसको तो नहीं पता कि मर्केंटाइल एजेंट ने जो उसे गुड्स दी हैं वो उसकी अपनी नहीं है, वो उन गुड्स का मालिक नहीं है, यानी कि वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है। दैट प्लेजी इज एक्टिंग इन गुड फेथ, ही हैज नो आइडिया दैट मर्केंटाइल एजेंट इज नॉट द ऑनर ऑफ द गुड्स। सो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? दैट पॉनी हैज नो आइडिया, दैट पॉनर हैज नो अथॉरिटी टू प्लेज। उसको कोई आइडिया नहीं है। अब ये सेक्शन बेसिकली पॉनी के राइट्स बता रहा है।
सो अगर उसको कोई आइडिया नहीं है, वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, तो उसके पास प्लेज के वो तमाम राइट्स मौजूद हैं, यानी वो प्रॉपर्टी को यूज भी कर सकता है और उस प्रॉपर्टी पर अपने तमाम राइट्स को एंजॉय कर सकता है। सो इस सेक्शन के थ्रू हमें क्या पता चला है कि जब प्लेजी को कोई आइडिया नहीं है और कि ऑनर कौन है, तो मर्केंटाइल एजेंट की जो प्लेज है वो वैलिड कंसिडर होगी एज पर सेक्शन 178। उसके बाद आता है सेक्शन 178A। सेक्शन 178A क्या डिस्कस करता है? प्लेज बाय पर्सन अंडर दी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कोई बंदा प्लेज करता है और उसके पोजेशन में जो प्रॉपर्टी है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसने एक्वायर की है। अब यहाँ इस टाइटल के अंदर मेन पार्ट क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ इस टाइटल में समझने वाली बात क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिंपली कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? द वन विच इज नॉट वैलिड। अगर आपको याद हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि 3 काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि अगर उन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के चारों एसेंशियल्स में से अगर कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड वॉइडेबल एंड विच विल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अब ये सेक्शन सिंपली क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी गुड्स जो आपने अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अपनी पोजेशन में ली हैं, तो जब आप उन गुड्स को प्लेज करते हो तो क्या वो प्लेज वैलिड है या नहीं, ये इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। सो इस सेक्शन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक ज्वेलरी शॉप है, ठीक है, और एक बंदा है मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या करता है? वो अपने आप को एक रिच पर्सन शो करते हुए इस ज्वेलरी शॉप पर जाता है, यानी वो अमीर बंदों का बेस बदलकर वो क्या करता है? ज्वेलरी शॉप पर जाता है और वहां से कुछ ज्वेलरी खरीदता है और साथ ही ज्वेलरी शॉप वाले को ये कहता है कि मैं तुम्हें इस ज्वेलरी की पेमेंट क्या करूंगा? बाद में करूंगा। अब चूंकि ज्वेलरी शॉप वाले ने देखा कि ये तो एक अमीर बंदा है तो ये कहाँ भागेगा, मुझे पेमेंट कर ही देगा, लेकिन वो अमीर नहीं था, उसको एक्चुअली पैसों की ज़रूरत थी। इस मिस्टर ए को पैसों की ज़रूरत थी, जिसके लिए इसने ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी उठाई और जो इसने ज्वेलरी खरीदी है वो इसने थ्रू फ्रॉड ली है, यानी कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। दैट पर्सन वॉज अ रॉबर, ही वॉज नॉट अ रिच पर्सन। अब चूंकि उसे पैसों की ज़रूरत है, वो एक तीसरे बंदे मिस्टर बी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे 10 लाख रुपए कर्जा दो। तो मिस्टर बी तो राजी हो जाता है और उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन तुम मुझे एज सिक्योरिटी कुछ चीज़ तो दो अपनी सिक्योरिटी के तौर पर। तो वो मिस्टर ए क्या करता है? ये ज्वेलरी उसको एज सिक्योरिटी दे देता है। अब जो उसने ज्वेलरी मिस्टर बी को दी है, मिस्टर बी हैज़ नो आइडिया दैट दिस ज्वेलरी वॉज अ रॉब्ड प्रॉपर्टी। उसे ये नहीं पता था कि इसने ये प्रॉपर्टी फ्रॉड के थ्रू हासिल की है। मिस्टर बी वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ। वही बात जो हमने सेक्शन 178 में की कि उसको तो ये आइडिया नहीं था, प्लेजी को तो ये पता ही नहीं है कि ये ज्वेलरी चोरी की है, ये जो सिक्योरिटी की प्रॉपर्टी है ये फ्रॉड प्रॉपर्टी है, यानी उसको इस प्रॉपर्टी के टाइटल का नहीं पता था कि जो मिस्टर ए है उसका टाइटल डिफेक्टिव है। पॉनी हैज़ नो नोटिस ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ दैट पर्सन। अब इससे पहले कि ज्वेलरी शॉप वाले को उस फ्रॉड के बारे में पता चलता, इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल नॉट रिसाइंडेड एट द टाइम ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ। सो यहाँ पर ये जो प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये टोटली वैलिड है एज पर सेक्शन 178A ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 180। सेक्शन 180 बेसिकली डील करता है सूट बाय बेलर एंड बेली अगेंस्ट दी रॉन्ग डूअर। इस केस में क्या हुआ है कि रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट बेलर या बेली सूट फाइल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इस सेक्शन की बेयर एक्ट लैंग्वेज देखें, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, 2 पार्टीज हैं, ए एंड बी। ए इज द बेलर
इन दिस केस एंड बी इज दी बेली। बेलर कौन होता है? जो अपनी प्रॉपर्टीज डिलीवर कर रहा होता है, और बेली कौन होता है? जो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहा होता है। सो इस केस में क्या होता है कि ए अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर करता है बी को उसके किसी पर्पस के लिए, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम पर्पस। सो यहाँ पर क्या होता है, गुड्स बी के पास आ जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन गुड्स को यूज करे एक तीसरा बंदा सी आता है और वो बी को रोक रहा होता है इन गुड्स को यूज करने से। वो चाहता है कि इसको डिप्राइव कर दे, सो वो बी को इंजरी कॉज कर रहा है। सो इस सिचुएशन में ये जो डेप्रीवेशन और इंजरी की बात की है, ये क्या है? एक्चुअली ये रॉन्ग डूइंग्स हैं, यानी कि थर्ड पर्सन कोई गलत काम करते हुए उसको डिप्राइव कर रहा है। सो ये रॉन्ग डूइंग है एंड द थर्ड पर्सन इज कॉल्ड रॉन्ग डूअर। सो इस रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट अब बेलर या बेली में से कोई भी सूट फाइल कर सकता है। सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो बेली है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाह रहा है, और ये थर्ड पार्टी उसे कहती है दैट यू आर नॉट द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, सो व्हाई यू आर फाइलिंग द सूट अगेंस्ट मी। तुम तो प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं हो, तो तुम किस बेस पे सूट फाइल कर रहे हो? तो आपको याद हो जब हमने बेलमेंट पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब बेली को गुड्स डिलीवर हो जाती हैं, नाउ बेली इज लायबल टू टेक केयर ऑफ दैट गुड्स इन सच अ वे दैट ही इज द ऑनर ऑफ दैट गुड्स, यानी वो बिल्कुल उनकी उसी तरह से हिफाजत करेगा जैसे कि ये गुड्स उसकी अपनी है। सो इस सिचुएशन में बेली सूट फाइल कर सकता है, और सेकेंडली बेलर चाहे तो बेलर भी सूट फाइल कर सकता है इस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट। अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम सेक्शन 181 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 181 एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 181 कह रहा है कंपनसेशन और रिलीफ गिवन इन दैट सूट, यानी कि अगर इस सूट के थ्रू हमें किसी भी किस्म की कोई भी कंपनसेशन मिल रही है, कोई भी रिलीफ मिल रहा है, तो उस कंपनसेशन और रिलीफ का क्या होगा, उसको किस तरह से हम डिवीजन करेंगे। सो सेक्शन 181 कह रहा है कि इन केस जहां पर सूट फाइल करने के बाद कंपनसेशन दी जा रही है, तो दैट कंपनसेशन और रिलीफ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द बेलर एंड बेली, यानी कि वो बेलर और बेली आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस मुआवजे को। अब यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने से मुराद क्या है कि हर बंदे को जितना उसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको मुआवजा दिया जाएगा, यानी इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू द पोर्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट। अब यहाँ इंटरेस्ट से क्या मुराद है? क्या मतलब कि जितना उनका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन केस अगर जो थर्ड पर्सन है वो गुड्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता, यानी कि वो इंजरी कॉज कर रहा है बेली को, तो बेली का पर्पस तो पूरा ही नहीं हुआ, उसने तो गुड्स को यूज ही नहीं किया। सो यहां पर कंपनसेशन ज्यादा किसको मिलेगी? बेली को, क्योंकि नुकसान ज्यादा किसका हुआ है? बेली का। या फिर अगर वो थर्ड पर्सन गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, गुड्स को खराब कर देता है, सो यहां अगर गुड्स खराब हो जाती हैं तो बेली तो उनको यूज कर ही नहीं सका, तो यहां पर ज्यादा नुकसान किसका हुआ? यहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है बेलर का। सो इसलिए कंपनसेशन भी उसे ज्यादा मिलेगी। सो इस तरह से उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनमें कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन इन चारों सेक्शंस के ऊपर। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आए होंगे अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।